गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका पुनः वित्तीय लेखांकन विषय में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है साझेदारी फर्म का समापन, उसमें हम देखेंगे कि जब संपत्तियों की सने सने वसूली तथा किस्तों में वितरण हो तो किस प्रकार से किसको भुगतान किया जाएगा, पहले अधिकार किसका होगा और किसका नहीं होगा, इस संबंध में हम देखेंगे। जैसे समापन पर संपत्तियों से वसूली एकदम से नहीं होती बल्कि धीरे धीरे होती है। जैसे जैसे संपत्तियों के विक्रय की राशि प्राप्त होती है वैसे वैसे लेनदारों एवं साझेदारों को भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया को संपत्तियों का किस्तों में वितरण कहते हैं। पहले किसको भुगतान किया जाएगा, देखिए अपन दायित्वों का भुगतान सर्वप्रथम लेनदारों को भुगतान किया जाता है। इसमें भी वसूली को व्यय को प्राथमिकता दी जाती है। फिर साझेदारों के ऋण, लेनदारों को भुगतान के बाद साझेदारों के ऋण का भुगतान किया जाएगा। यदि राशि अपर्याप्त है तो ऋणों के भुगतान के अनुपात में भुगतान किया जाएगा। थर्ड, साझेदारों की पूंजी, दायित्वों के भुगतान के बाद यदि राशि उपलब्ध रहती है तो साझेदारों को उनकी पूंजी का भुगतान किया जाएगा। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि वसूली की हानि को साझेदारों में लाभ विभाजन के अनुपात में वहन करेंगे। किसी साझेदार को दी गई राशि वापस मांगनी नहीं पड़े। साझेदारों को से भुगतान किया जाता है। साझेदारों की पूंजी लाभ विभाजन अनुपात तो उपलब्ध राशि भी लाभ विभाजन अनुपात में दी जाएगी। यदि साझेदारों की पूंजी लाभ विभाजन अनुपात में नहीं है तो जब तक पूंजी लाभ विभाजन अनुपात में ना आ जाए तब तक उपलब्ध राशि को निम्न विधियों से बांटा जाता है। पहली है आधिक्य विधि पीछे, यानी कि सरप्लस कैपिटल मेथड। इस विधि में साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर उनका काल्पनिक समायोजन किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम उस साझेदार को भुगतान किया जाता है जिसने लाभ विभाजन अनुपात की तुलना में सर्वाधिक पूंजी विनियोजित की है। आधिक्य राशि का भुगतान हो जाने के बाद सभी की पूंजी लाभ विभाजन अनुपात में हो जाने पर भुगतान का लाभ विभाजन अनुपात पे किया जाएगा। आधिक्य राशि किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए अपन प्रत्येक साझेदार की पूंजी में उनके लाभ विभाजन अनुपात वाले अंक का भाग दिया जाएगा, यानी रेशियो का भाग दिया जाएगा। उनके सभी भजनफलों में से न्यूनतम राशि को प्रत्येक के लाभ विभाजन अनुपात वाले अंक से गुणा कर साझेदारों की काल्पनिक पूंजी ज्ञात की जाएगी जो लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर होनी चाहिए। थर्ड, इसके पश्चात वास्तविक पूंजी के शेष में से काल्पनिक राशि को घटाकर आधिक्य की राशि ज्ञात की जाएगी। सबसे पहले उसे भुगतान किया जाएगा जिसके आधिक्य राशि सर्वाधिक है। यह प्रक्रिया जब तक जारी रहेगी जब तक साझेदारों की पूंजी के शेष लाभ विभाजन अनुपात के में नहीं आ जाती। सेकेंड मेथड हमारे पास है अधिकतम हानि विधि, मैक्सिमम लॉस मेथड। इसमें प्रत्येक बार संपत्तियों से वसूली से प्राप्त राशि को अंतिम प्राप्ति मानते हुए हानि की राशि ज्ञात की जाएगी जिसे साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। कर पूंजी का शेष ज्ञात किया जाएगा। ये शेष साझेदार को भुगतान की जाने वाली राशि होगी। इस राशि को बांटने से किसी साझेदार की पूंजी का शेष डेबिट हो जाए तो उसकी पूंजी की कमी को अन्य साझेदारों उनकी पूंजी के अनुपात में बांट देंगे। इसके पश्चात जो पूंजी शेष आएगा उसके अनुसार प्राप्त राशि का भुगतान किया जाएगा। ये प्रक्रिया जब तक जारी रहेगी जब तक सभी पूंजी का लाभ विभाजन अनुपात में नहीं आ जाते। प्रश्न देखिए, एक्स, वाई और जेड 5:3:2 के अनुपात में साझेदार है। 31/3/2018 को फर्म का विघटन हुआ। 15 अप्रैल 2018 को स्टॉक से 13,500 तथा 30 अप्रैल 2018 को देनदारों से 23,250 रुपये प्राप्त हुए। देनदारों से वसूली के 750 रुपये खर्च हुए। प्राप्त राशि का वितरण कीजिए आधिक्य विधि पूंजी विधि से तथा अधिकतम हानि
विधि से। 31/3/2018 को फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार से है। देखें क्या है चिट्ठा अपने। बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटी साइड की करूँ सिंडिकेट 7,500, कैपिटल XYZ की मिलाकर 45,000 रुपये। साइड की बात करूँ कैश 3,000 रुपये, डेटर्स 27,000 रुपये और स्टॉक 22,500। इस प्रकार टोटल 52,500 एसेट की। प्रश्न को देखिए। सरप्लस कैपिटल मेथड देखिए। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अपन ने मिलाए पर्टिकुलर सिंडिकेटर्स X, Y एंड Z। यदि कोई और दायित्व है तो उसका भी कॉलम बन जाएगा। अमाउंट ड्यू क्रेडिटर का था 7,500, X की कैपिटल थी 18,000, Y की 15,000 और Z की 12,000। हमारे पास बैलेंस शीट में केस दे रखा था 3,000। चूँकि पहले क्रेडिटर का अधिकार था तो पहले उसको बांटेंगे हमने। 3,000 पूरे उसके बांट दिए तो उसके पास बैलेंस कितना बच गया क्रेडिटर का 4,500। X, Y और Z को कोई प्रकार का भुगतान नहीं किया गया तो उनका बैलेंस वही रह गया 18,000, 15,000 और 12,000 रुपये। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि स्टॉक से हमें प्राप्त हुए थे 13,500 रुपये। 13,500 में से पहले क्रेडिटर का हिस्सा अभी तक बाकी है, उसको पूरा भुगतान नहीं हुआ था। कितना शेष था 4,500। 4,500 क्रेडिटर को भुगतान कर देते हैं 13,500 में, तो शेष रह जाता है हमारे पास 9,000 रुपये। 9,000 को अपन ने Y और Z के अंदर बांटा है। Y को मिले 4,200 रुपये और 4,800 रुपये। बैलेंस बच गया 18,000 X का, Y का 10,800 और Z का 7,200। अब जो भुगतान किया X और Y को 4,200 और 48 को अपन वर्किंग नोट में देखेंगे किस प्रकार से आधिक्य वाली राशि निकाली गई थी काल्पनिक पूंजी को मानते हुए। किस प्रकार से काल्पनिक पूंजी की गणना की ये देखेंगे अपन वर्किंग नोट के अंदर। अब चूँकि बैलेंस देखें तो हमारे पास बच गया था 18,000, 10,800 और 7,200। सेकेंड इंस्टॉलमेंट डेटर से हमें प्राप्त हुए 23,250 रुपये। 23,250 में से 750 रुपये हमने वसूली व्यय पे खर्च हुए थे, उनको घटा दिया तो शेष बचा 22,500। 22,500 को अपन ने बांटा है X, Y और Z, क्योंकि अब इनकी पूंजी इनके लाभ विभाजन अनुपात में हो गई थी, इसलिए अधिक की राशि को नहीं निकाला गया। जो पैसा है उनको बांट दिया गया उनके रेशियो के अंदर। तो X को मिले 11,250 रुपये, Y को 6,750 रुपये और Z को 4,500 रुपये। तो इस प्रकार से लॉस ऑन रियलाइजेशन हो जाएगा X का 6,750, Y का 40,050 तो 4,050 और Z का 2,700। इस प्रकार से हमें सरप्लस कैपिटल मेथड की सहायता से भुगतान करेंगे। वर्किंग नोट हमने बात की थी आपसे किस प्रकार से बनाया था। वर्किंग नोट में देखिए एक्चुअल कैपिटल थी X, Y और Z की 18,000, 15,000 और 12,000। प्रॉफिट रेशियो 5, 3, 2। तो अपन ने ये कहा था कि पहले जो भी कैपिटल है उसके अंदर कैपिटल रेशियो का भाग दे देंगे तो जो भजनफल आएगा उस जो सबसे कम जिसका भजनफल आएगा पुनः उसको मल्टीप्लाई करेंगे लाभ विभाजन वाले अनुपात से, तो हमारे पास काल्पनिक पूंजी यानी नॉशनल कैपिटल आ जाएगी। तो ये 18,000 के अंदर 5 का भाग दिया तो 3,600, 15,000 के अंदर 3 का भाग दिया तो 15,000 और 15,000 के अंदर 3 का भाग दिया तो 5,000, 12,000 के अंदर 2 का भाग दिया तो 6,000 रुपये। तो हमारे पास जब रेशो कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट रेशियो था तो 3,600, 5,000 और 6,000। सबसे कम भाजनफल है X का 3,600। इस 3,600 को वापस प्रत्येक साझेदार के लाभ विभाजन का जो अंक है उससे गुणा कर देंगे। 3,600 इंटू 5 18,000 रुपये वापस, 3,600 इंटू 3 10,800, 3,600 इंटू 2 7,200 रुपये। जब जो काल्पनिक पूंजी है उसको वास्तविक पूंजी में से घटाते हैं तो आधिक्य वाला आ जाएगा सरप्लस ऑफ द एक्चुअल कैपिटल ओवर नॉशनल कैपिटल अपने कहा था। तो 18 माइनस 18 किया नील, 15 माइनस 10,800 किया तो 4,200 और 12 माइनस 7,200 किया तो 4,800 रुपये। इस प्रकार से आपने देखा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने बांटी थी वो किस प्रकार से बांटी, 4,200 Y को और 4,800 Z को। इस प्रकार से ये करना है कि जब तक हमारी पूंजी
लाभ विभाजन अनुपात के बराबर नहीं आ जाए। जैसे उसके बराबर आती है फिर उसी के अनुसार बांटा जाएगा, काल्पनिक पूंजी की गणना और आदि की पूंजी की गणना नहीं की जाएगी। देखिए वर्किंग नोट में हमने वापस ये बताया भी आपको, लेनदारों को भुगतान करने के पश्चात शेष 9,000 की राशि वाई और जेड में भुगतान किया जाएगा क्योंकि यह उनकी आदि की राशि के बराबर है। इसके बाद साझेदारों की पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात में हो जाती है, तो उन्हें आगे काल्पनिक पूंजी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड बात करें मैक्सिमम लॉस मेथड की, उसमें भी हमने ये कॉलम बनाए हैं, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केस पर्टिकुलर सिंडिकेटर एक्स वाई एंड जेड की कैपिटल के एक्चुअल अमाउंट हमारे पास देखिए, क्रेडिटर का वही 7,500, वाई के एक्स की कैपिटल 18,000, वाई के 15 और जेड की 12,000 रुपये। केस हमारे पास था बैलेंस शीट के अंदर 3,000 का पहले अधिकार क्रेडिटर का बांट दिया हमने, तो उसका बैलेंस बढ़ गया 4,500 रुपये। एक्स वाई और जेड का वैसे वैसे रह गई कैपिटल। फंड्स इंस्टॉलमेंट स्टॉक से प्राप्त हुए थे हमें 13,500। इसमें से हमने पहले अधिकार था 500 बांट दिए तो बचे 9,000 रुपये। अब 9,000 रुपये एक तरीके से हमारे पास बचा है, लेकिन हमें क्या मैक्सिमम लॉस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैक्सिमम लॉस इफ फर्दर रियलाइजेशन इज मेड, तो जो भी कैपिटल बची है एक्स वाई और जेड की, उसकी टोटल की तो हमारे पास आती है 45,000। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पैसे हैं 9,000, तो लॉस हो जाएगा हमारा 36,000 रुपये। इस 36,000 रुपये को अपन ने सभी पार्टनर के रेशियो के अंदर बांट दिया, जो लाभ विभाजन वाला अनुपात उसमें ही बांट दिया। तो x क्या है -18,000, y के -10,800 और z के -7,200। जब इनको घटाया जाता है तो जो पैसा भुगतान करना है उसकी आ जाएगी, तो 18,000 -18,000 किए तो नील, 15,000 -10,800 किया तो हमारा 4,200 वाई के, और जेड की बात करें 12,000 -7,200 तो 4,800 रुपये, यानी कि जो भुगतान किया जाना है उसकी राशि आ गई 9,000 रुपये अपन ने बांट दी। बैलेंस हमारे पास बच गया, जो एक्स को किसी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ तो उसकी कैपिटल ऐसे कैसे 18,000 रुपये। वाई की बात करें हमारे पास 10,800 और जेड की 7,200। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट के अंदर हमें डेटर से प्राप्त हुए 23,250, उसमें से भी 750 वसूली के लिए खर्च हुए थे, उनको घटा देते हैं तो हमारे पास बचते हैं बांटने के लिए 22,500। 22,500 से बांटने से पहले हमारे पास देखें लॉस कितना है। मैक्सिमम प्ले लॉस आया था 36,000, अब -22,500 रुपये घटा देते हैं तो हमारे पास लॉस बचता है 13,500। 13,500 को हम एक्स वाई और जेड के अंदर उनके कैपिटल रेशियो, जो पूंजी लाभ का था रेशियो, उसके अंदर बांट देंगे। लाभ विभाजन का जो था रेशियो 5, 3 और 2 के अंदर, तो एक्स के आएंगे -3 6,750, वाई के -4,050, जेड के -2,700 रुपये। इस प्रकार से बैलेंस में से उनको घटा देंगे जो कैपिटल है उसके बैलेंस में से, तो जब अपन को भुगतान करना है वो राशि आ जाएगी। तो वाई की भुगतान की राशि 11,250, सॉरी जेड एक्स की 11,250, वाई की 6,750 और जेड लास्ट 4,500। इस प्रकार से दोनों मेथड की सहायता से अपन ने देखा, जब समापन अपन धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे वसूली इसने उसका भुगतान किया जा रहा है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में पूर्ण मुलाकात होगी। थैंक यू।